नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बात यूपी की सियासत की, क्योंकि सियासत का आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा की जंग में उतरने जा रहे हैं। सीएम योगी आज अपने गढ़ गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे और ये मौका महज नामांकन का नहीं है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। और यही वजह है कि इस मौके पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी उनके साथ होंगे। एमपी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा भी किया जाएगा, जिसमें वो लोगों से पर्चा भरने से पहले सीएम योगी ने गोरखधाम मंदिर में पूजा की। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां गोरखपुर में योगी का एक तरीके से कहें तो शक्ति प्रदर्शन, सदर सीट से वो नामांकन भरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिन की शुरुआत पूजा पाठ अर्चना के साथ, और यही खासियत योगी आदित्यनाथ की रही है। कई बार तो वो गोरखनाथ धाम ऐसे भी पहुंचते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी, लेकिन आज नामांकन, और नामांकन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए। इस वक्त दो सहयोगी साथ हैं। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले चित्रा का रुख कर लेते हैं। चित्रा, देखिए, नामांकन से पहले पूजा पाठ, यानी पूजा पाठ की कोई तस्वीर नई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नामांकन से पहले पहुंचे हैं इसलिए आज की तस्वीर को ज्यादा खास हो जाती है। देखिए, बतौर मुख्यमंत्री चूंकि ज्यादातर समय वो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन गोरखपुर जब भी आते हैं यहाँ पर उनकी दिनचर्या का ये हिस्सा होता है, जिस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन आज उनके मौका खास है, इस वजह से मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि किस तरह से लोक कल्याण के लिए उनकी ओर से रुद्राभिषेक किया गया है। उसी की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और हवन पूजन का कार्यक्रम भी गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुआ है। और कुछ ही देर के बाद वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचने वाले हैं, जहां पर एक जनसभा का आज संबोधन होगा, और यकीनन इसके जरिए एक बड़ा संदेश न सिर्फ गोरखपुर उसके आसपास बल्कि पूरे के पूरे पूर्वांचल को देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं। अर्पिता, मैं चाहूंगी कि यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। तैयारियां पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। 11:40 के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृहमंत्री अमित शाह के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके बाद नामांकन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर जितने भी लोग जा रहे हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज का दिन कई मायनों में अहम हो जाता है। अहम इसलिए क्योंकि 5 बार जिसने गोरखपुर का प्रतिनिधित्व सांसद के तौर पर किया हो, अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि गोरखपुर सदर विधानसभा जो बीजेपी का गढ़ है, वहां से 30 सालों से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी या उसी से जुड़े किसी संगठन का यहाँ पर कब्जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है। लेकिन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से कल से मैं जब से गोरखपुर पहुंची हूँ मेरी बातचीत हुई है, उन लोगों की कोशिश ये है कि कैसे इतिहास बनाया जाए, इसीलिए पूरी की पूरी ताकत यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि 2018 हमें नहीं भूलना चाहिए, जब इसी गोरखपुर में योगी के गढ़ में हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, और प्रवीण निषाद यहां से जीतकर सांसद उपचुनाव में बने थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और निषाद पार्टी भी इस बार समर्थन कर रही है, क्योंकि निषाद बहुल वोटर का ये पूरा का पूरा इलाका है, इस वजह से भी काफी महत्वपूर्ण। लेकिन योगी जी के लिए बहुत परेशानी नहीं है। कोशिश इस बात की है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मतों से उनको विजयी बनाया जाए। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अगर हम करहल की बात कर लें, 30 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है, वहां पर किसी न किसी यादव समाज से ही किसी व्यक्ति का कब्जा रहा है, और वहां पर वो जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ वो कहा जाता है मैरपुरी, इटावा और करहल का इलाका, तो वैसे ही गोरखपुर ये पूरा का पूरा हिस्सा योगी का गढ़ है। सुबह से एक खास संदेश भी इन तस्वीरों के जरिए देने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है, क्योंकि गोरखपुर सदर से पहली बार वो विधानसभा के चुनाव में मैदान में है। लेकिन पूर्वांचल में कुल 164 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इसमें से 115 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार सेंधमारी लगातार अखिलेश यादव की भी जारी है। आजमगढ़ से वो सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था पूर्वांचल के कई हिस्सों में, गोरखपुर में भी, जौनपुर में भी हमने देखा था किस तरह से उनकी विजय यात्रा में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही थी। तो इस गढ़ को बचाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। गोरखपुर उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास भी काफी तेजी से किया गया है बीजेपी की ओर से। यहाँ पर एम्स बनाए गए हैं, फर्टिलाइजर जरा साथ। तो देखिए, गोरखधाम मंदिर वो पहुंचे, पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक जो हमारे साथ जुड़े हुए उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी ही एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देखिए,
गोरखपुर से सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना विधानसभा चुनाव का पहला नामांकन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हमारी मौजूदगी है गोरखधाम पे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे, जायजा लेंगे जहां पे जनसभा होनी, और उसके बाद 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी, जहां मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करके सीधे पहुंचेंगे उस जनसभा स्थल पर, जहां पर 1000 के लगभग लोगों को संबोधित किया जाएगा। और उसके बाद उनका कारवा कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ेगा, जहां पर आज वो अपना नामांकन करेंगे। यूपी के चुनाव में पहली बार मैदान में उतर रहे विधायक के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार सीधी चुनौती समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। उनका नामांकन न सिर्फ गोरखपुर बल्कि तमाम सटे हुए जिलों में और खासतौर पर पूर्वांचल की लड़ाई को बीजेपी के लिए कई एक और कदम आगे ले जाता है। काम हुआ है गोरखपुर में इतने सालों में, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ, बहुत बढ़िया। नाली बहुत एक नंबर बना है, और भी 5 साल रहेंगे तो और भी विकास करेंगे। मंत्री के तौर पे जनता पसंद करती है। ये सीधी तस्वीरें जरा जल्दी से आपको दिखा दें। योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुमार अभिषेक। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अभी मुख्यमंत्री निकले हैं अपने घर से और सीधा उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया है, और मंदिर में एक बार फिर दर्शन करके वो अपनी गाड़ी से सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये गोरखनाथ मंदिर का दृश्य है और इस वक्त वो अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। यहां से बस कुछ ही मिनटों में वो निकलेंगे और उनकी गाड़ी लग चुकी है। यहां से वो अमित शाह को लेने एयरपोर्ट जाने वाले हैं। हम आपको दिखा दें मंदिर जिसके भीतर वो मत्था टेकने पहुंचे हैं, क्योंकि यहां से मत्था टेकने के बाद ही वो नामांकन के लिए जाएंगे, जनसभा के लिए जाएंगे। और अगर आप देखें दूसरी तरफ तो उनका मठ है बाईं तरफ, जो गुलाबी रंग का है, और उसी में योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं परमानेंट जो निवास है वो है। वहां से निकले हैं, मंदिर की तरफ गए हैं, और मंदिर से फिर निकलकर वो सीधा गाड़ी में बैठेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, वहां पर अमित शाह को रिसीव करेंगे, और अमित शाह को रिसीव करने के बाद पहुंचेंगे एमपी जो कॉलेज है वहां पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा होगी, और उसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, फिर उसके बाद लौटेंगे और इसी मंदिर प्रांगण में आएंगे। यहां पर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, इन तमाम लोगों के साथ दिन का भोजन है, और उसके बाद अमित शाह तकरीबन 1:15 बजे वापस चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकती हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि वह कुछ क्षणों में पूजा पाठ करने के बाद वो वापस आएंगे और इस मंदिर से निकलकर आज का उनका पूरा का पूरा दूसरा कार्यक्रम है। तो यहाँ तमाम तैयारियां इस वक्त आपको दिखाई देंगी मंदिर के बाहर, और सबको इस बात की अभी उम्मीद क्या बिल्कुल कुमार अभिषेक, की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें देखिए पूरी आस्था के साथ नतमस्तक होते हुए भगवान के सामने इस वक्त योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए पूरी विधि विधान से। नामांकन से पहले इसके बाद के भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे यहां मंदिर, पूजा अर्चना करते हुए, मत्था टेकते हुए। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी पूजा अर्चना करते हुए। आप इस वक्त देख सकती हैं कि मंदिर से दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री निकले हैं, और जो उनके गुरु की समाधि है वहां पर जाकर के इस वक्त मत्था टेकेंगे। तो ये तमाम सीधे दृश्य हैं जो हम आपको इस वक्त अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। और महंत अवैधनाथ का जो समाधि स्थल है वहां पहुंचे हैं, अंदर पूजा पाठ, यहां भी वो मत्था टेकेंगे। यानी कि जो एक पूरी परंपरा है, जब वो नामांकन के लिए निकलते हैं उस वक्त की ये परंपरा है। पहले गोरक्षनाथ मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, पूजा अर्चना की, और अब उनके जो गुरु हैं उनके पास पहुंचे हैं। अवैधनाथ जी का जो समाधि स्थल है, जहां उनकी मूर्ति लगी है, वहां इस वक्त की आप तस्वीरें देखेंगी। गुरुओं को मत्था टेकने के बाद मुख्यमंत्री यहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन आप देखें, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर शंख बजाए जा रहे हैं। जो पुरोहित हैं वो पूजा अर्चना का जो एक तरीका होता है उसको फॉलो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भगवान का नमन किया, पहले गोरक्षनाथ पीठ में मत्था टेका, और उसके बाद अपने गुरु के दरबार में पहुंचे हैं। यहीं पर उनका समाधि स्थल है, उनकी समाधि स्थल है, और बाहर के ये दृश्य हम आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश दिखा रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देखिए
बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे रोक रही हूं मैं आपको, जरा ये तस्वीरें दिखा दें क्योंकि देखिए गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में पर्चा भरने योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उससे पहले अमित शाह को भी पहुंचना है। 10:30 बजे का वक्त अमित शाह के पहुंचने का है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आस्था में सराबोर डूबे हुए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मंदिर में जाकर बाकायदा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और एक बताया जा रहा है ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको भव्य बनाने की तैयारी है क्योंकि इस अमित शाह के आने के बाद ही बताया जा रहा है एक संबोधन होना है, 1000 के करीब लोग उसमें होंगे। एक अलग संदेश, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देने की यहां पर कोशिश बीजेपी की जरूर होगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से नामांकन अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी लेकिन उससे पहले मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हुए, आस्था की डुबकी लगाते हुए योगी आदित्यनाथ। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, अभी भी योगी आदित्यनाथ मंदिर में ही है या उनका काफिला निकला अभी? नहीं अर्पिता, इस वक्त अभी तक मंदिर में हैं। उन्होंने अपने गुरु के दर्शन किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित की और मैं फिर एक बार दिखाऊं अपने इस वक्त वो गाड़ी में मौजूद और उनका सुरक्षा घेरा। मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे इस वक्त गाड़ी में और सीधा वो एयरपोर्ट की तरफ अब निकल चले हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से वो सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। मंदिर से उनका प्रस्थान हो गया और अब वो एयरपोर्ट जाएंगे, वहां अमित शाह को रिसीव करेंगे और उसके बाद उन्हें लेकर एमपी इंटर कॉलेज आएंगे। तो यहां पर बहुत सारे जो मठ के भीतर जो साधु संत हैं वो आपको दिखाई देंगे लेकिन मुख्यमंत्री का प्रस्थान यहां से हो गया। और अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो सबसे पहले उन्होंने सुबह सुबह जो उनकी दैनिक दिनचर्या की पूजा होती है वो किया है, लेकिन जब आज वो अपने इस नामांकन के लिए निकले हैं तो इस गोरक्षनाथ मंदिर में सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका, दर्शन किए, वहां पूजा अर्चना की और इस तरफ मैं आपको बाएं तरफ दिखाऊं तो इस तरफ उनके गुरुओं की समाधि है। महंत अवैधनाथ की जो समाधि स्थल है यहां पर उन्होंने मत्था टेका है और जो दूसरे उनके पहले के जो गुरु हैं उन सबों की ये समाधि स्थल यहां पर बनाई गई है। तो एक कह सकते हैं कि जो परंपरा रही है अपने गुरुओं को प्रणाम करके आगे बढ़ने की, तो एक बड़ा दिन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन नामांकन कर रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सदर सीट है, यहां बीजेपी का गढ़ है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। तो ऐसी स्थिति में आज से जो यहां की शुरुआत हो रही है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे पूर्वांचल में किस तरीके का सियासी माहौल बनता है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है और चित्रा देखिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो सबसे ज्यादा टक्कर में दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो भी पहली बार ही लड़ रहे हैं। तो मामला तो बहुत तगड़ा है लेकिन इससे पहले पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी आज कर लेना चाहती है और इसीलिए देखिए अमित शाह खुद 10:30 बजे पहुंचने वाले हैं। देखिए जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है बीजेपी अपनी पूरी ताकत दिखाती है, चाहे वो कोई बड़ा चेहरा हो और खुद मुख्यमंत्री अगर चुनावी मैदान में हो, पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए ये ऐतिहासिक है गोरखपुर में कि वो नामांकन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये मौका बेहद खास हो जाता है क्योंकि 2017 का जो मैंडेट था वो अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेट था। 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें 312 मिली थी, गठबंधन के साथ 325 सीटें, ये बहुत बड़ा 403 में से पाया गया मैंडेट था और उसमें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए तो इसका संदेश भी दूर तक गया था। जो संदेश और संकेत देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसमें वो सफल भी हुए थे। इसी वजह से मुख्यमंत्री जब खुद चुनावी मैदान में हो, उनको जिताने की जिम्मेदारी इस वक्त बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ले ली है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अध्यक्ष रहते हुए जो ताकत अमित शाह की ओर से इस उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए झोंकी गई थी, एक बार फिर से अमित शाह का चूंकि एक अलग तरह का ऑरा है, उनका एक अलग तरह का कद है इस पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, चूंकि 2013 और 14 में जितनी मेहनत उनकी ओर से की गई थी, जिसके बाद 2014 में जो कमल यहां पर खिला, लगातार उसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया। 80 में से 71 सीटें सिर्फ बीजेपी ने जीती थी 2014 में और 73 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली थी और उसी तरह का प्रदर्शन कुछ कम सीटें जरूर हुई थी 2019 का रहा था जब मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में हो। और देखिए बार बार इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि गोरखपुर उनका गढ़ है, यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो दे पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है, क्या वो उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगी, ये विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन जो जीत का मार्जिन रहा है 1998 से सबसे कम उम्र में सांसद
बनने का गौरव आदित्यनाथ को प्राप्त है। 1999 वो जीते, 2004 जीते, 2009 में 2 लाख के बड़े मार्जिन से उनकी जीत इसी गोरखपुर से होती है। 2014 में भी 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से वो गोरखपुर से चुनकर सांसद बनते हैं और संसद भवन पहुंचते हैं। लगातार मार्जिन बढ़ता हुआ चला गया और चूंकि 2017 में वो मुख्यमंत्री बने और इस बार उन्हीं को परीक्षा देनी है। थोड़ी देर बाद नामांकन होना है। चुनावी हवा को अपने अनुकूल बनाने के लिए बड़े बड़े नेता राजनीतिक बयान दे रहे हैं। साथ ही देखिए कैसे हर पार्टी के प्रत्याशी सियासत को अपने अनुकूल अपने क्षेत्र में करने के लिए आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता को दरकिनार कर रहे हैं। लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे। यहाँ केवल बजरंग बली रहेंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। तो उसके कलर को बना दे, मट्टी डालना काम आपको करना है। 10 तारीख के बाद एक एक का हिसाब करने का काम करेंगे। हमने उसके कहा आदर्श आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता, सारी संहिताओं को मानो नेताओं ने दूर से नमस्कार करके तय कर लिया है कि धमकी और धर्म के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे। यूं तो आदर्श आचार संहिता में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 125 में कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के जरिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देगा या प्रयास करेगा तो वो संज्ञेय अपराध का दोषी होगा। लेकिन मिलिए कानपुर में किदवई नगर से बीजेपी के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी से, जो अपने भड़काऊ भाषण के लिए जांच के घेरे में आए। हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे। जनता खुश हो जाती है, नेताजी दम दिखाते हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता का दम तब निकल जाता है। कानून को देखें तो आईपीसी की धारा 153A के मुताबिक धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करना अपराध है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर लोनी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मानो ये सारे कानून वोट मांगते वक्त खत्म हो जाते हैं। पहले इनका विवादित बयान सुनिए। देखिए, अली के मानने वाले, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं उस पर अड़िग हूँ। यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान जाएं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ था कि जो अली को मानने वाले वो पाकिस्तान जाएं, जो भारत माता को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 153B उन लोगों पर लगाई जाती है जो राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन नंद किशोर गुर्जर वोट के लिए क्या क्या खंड खंड करते हैं, सुनिएगा। यहाँ केवल बजरंग बली रहेंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने विवादित बयान देते प्रत्याशी को टोका और संविधान याद दिलाया। आप क्या कह रहे हैं, मुस्लिम नहीं रहेंगे लोनी में? ये नहीं कह रहे हम। क्या कह रहे? आपने हमारी बात को समझा नहीं। जो राम राम करने वाले उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो राम को मानने वाले नहीं है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो राम को मानने वाले नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग, वो यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं, कोई नहीं रहेगा। आप भारत के संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? नहीं, भारत का संविधान कहता है कि सबको धर्म की आजादी है, लेकिन उस धर्म की आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना को मानने वाले, जिसने भारत माता के टुकड़े किए, 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, बहन बेटियों के बलात्कार किए, उस विचारधारा की पार्टी जो अपराधियों को टिकट दे रही है, जो आतंकवादियों को रिहा करती हो, कारसेवकों पर गोली चलाती हो, ऐसी विचारधारा के समर्थकों को। और लोगों में फर्क है ना, आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पार्टी, आप पॉलिटिकल वॉर और लोगों में फर्क है ना। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने साफ कहा ना, जो अली को मानने वाले वो रहेंगे नहीं। जो राम राम करने वाले, जो ये मानते हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे, वो खूब रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है? जय श्री राम। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के मुताबिक दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत करने पर जेल भेजने का प्रावधान है। लेकिन चुनाव में ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं हो पाती। होती तो राम मूर्ति वर्मा टांडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्या वोट मांगने के लिए यूं मंच से ही सरकार बन जाने पर अधिकारियों का हिसाब कर देने की धमकी दे पाते? लेखपाल हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, जो भी है, जो हमारे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद एक एक का हिसाब करने का काम करेंगे। हिसाब करने वाले ऐसे नेताओं का हिसाब कानून से होना चाहिए। अगर सख्ती से ऐसा होता तो रफीक अंसारी, मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक, ऐसे बयान देने की सोच भी नहीं पाते।
बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। हर चुनाव में नंदकिशोर गुर्जर और रफीक अंसारी जैसे नेता हर पार्टी के धर्म के आधार पर वोट खुलेआम मांगते हैं। हर चुनाव में धमकी देकर देख लेने की बात करने वाले वोट मांगते रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता रहता है क्योंकि इलेक्शन में भड़काने वाले बयानों की जांच सुस्त चलती है, मामले लंबित रहते हैं, चुनाव फिर से आ जाते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की सियासत का आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा की जंग में उतरने जा रहे हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी अपने गढ़ गोरखपुर सदर से पर्चा भरेंगे। ये मौका महज नामांकन का नहीं है, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। और यही वजह है कि इस मौके पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी उनके साथ होंगे। एमपी इंटर कॉलेज मैदान में एक जनसभा भी वो करने वाले हैं। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी, अभी क्या कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं? 10:30 बजे का वक्त अमित शाह के पहुंचने का भी था, वो पहुंचे क्या अभी तक? देखिए अर्पिता, अमित शाह तो पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं जहां अमित शाह को रिसीव करेंगे। लेकिन हम इस वक्त मंदिर में हैं और मंदिर में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री को इन लोगों ने अभी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उसमें कई और इस वक्त देखिए सोनम किन्नर हैं हमारे साथ, राजू दास हैं और साथ साथ परमहंस हैं। ये सब लोग पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देने। इस वक्त ये लोग गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। हम तो योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहियो। हम तो योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहियो। दो फूलों सा सहरा अवध में राम आए हैं, सजा दो फूलों सा सहरा अवध में राम आए हैं। अवधि में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, सजा दो फूलों सा सेहरा अवध में राम आए हैं, सजा दो फूलों से सेहरा अवध में राम आए हैं। अवधि में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, सजा दो फूलों से सहरा अवध में राम आए हैं। तो आप देख रही है अर्पिता कि ये मंदिर का दृश्य है और मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन सब लोग हैं, उनसे थोड़े थोड़े सवाल लेते हैं। आप लोग सब यहाँ आए, राजू दास जी आप वहाँ से आए हैं। पूरे देश को शुभकामना। देखिए अभी सोनम किन्नर जी और जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि सजा दो फूल सा चेहरा अवध में राम आए। कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि साधु संत, हिंदू जनमानस और पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जाति पाति पंथ मजहब को बुलाकर हर व्यक्ति सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो काम कर रहे हैं, बिना किसी भी रोक टोक के ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखने को मिलेगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी विधिवत पूजन, हवन पूजन करने के बाद नामांकन कर गए हैं और हम लोग भी उस कार्यक्रम में जा रहे हैं और हम लोग के अंदर अपार उत्साह है। चलिए, तो ये सारे साधु संत आए हैं, आप लोग भी आई थी, उनको बधाई देने। जी हम लोग आए हैं, महाराज जी ने हमें बहुत मतलब हमने प्रणाम किए। जो गुरु जी के जो हैं अवैधनाथ महाराज जी के हम लोग ने पूजा पाठ किए। हमारे परमहंस जी महाराज जी, राजू दास जी हमारे हनुमानगढ़ लोगों को दोबारा महाराज जी ऐसा कोई टक्कर में नहीं है। इस बार महाराज जी चुनाव नहीं लड़े, एक कार्यकर्ता लड़ा, एक
and it is very important that how Amit Shah will also be coming here, and in just a matter of time he will just leave from the outside, and there will be a lot of welcome, a lot of welcome for him, and at the same time for CM Yogi Adityanath, who is बांटेंगे। चलिए हमारे साथ परमहंस जी, आप गदा लेकर घूम रहे हैं। देखिए, जैसा कि आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा है कि एक तरफ बजरंग बली, एक तरफ बाहुबली, तो विपक्ष जो है तो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, गुंडागर्दी, नफरत की राजनीति करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की स्थापना किया है। आज योगी जी का नामांकन है, तो हनुमान जी का जो है ये गदा संकट मोचन किया है। और विपक्ष को हम लोग यही एक संदेश देंगे कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो जय श्री राम से नफरत करते हैं, जो देश प्रेमी से नफरत करते हैं, ठीक है, आप रहिए जरा। और ये दिख रहा है कि जो साधु संत हैं वो कितने उत्साहित हैं। चित्रा हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है। चित्रा, हमने बीच में वो तस्वीरें भी दिखाई जब गोरखपुर के जो लोग हैं वो भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप तो वहां हैं, लगातार बात कर रही होंगी, उनमें कितना उत्साह देख रही हैं आप? देखिए, जैसा कि अर्पिता मैं आपको लगातार जानकारी दे रही हूं, गोरखपुर और गोरखपुर सदर जो बीजेपी का गढ़ है, गोरखपुर सदर से चूंकि खुद उम्मीदवार हैं योगी आदित्यनाथ, इस वजह से यहां पर लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है। और यकीनन मुख्यमंत्री को ज्यादा से ज्यादा तादाद में विजयी बनाने के लिए, हालांकि चुनाव के ठीक पहले कड़ी टक्कर देने की कोशिश तमाम दलों की ओर से यकीनन की जाएगी, अपनी पूरी ताकत भी झोंकी जाएगी। लेकिन जिस जगह को 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से लगातार बीते 2 चुनाव में योगी आदित्यनाथ लोकसभा में जीतते रहे हों, जो उनका गढ़ माना जाता रहा हो, गोरखपुर आसपास की सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा हो। और यकीनन गोरखपुर में, देखिए प्रदेश के बाकी हिस्सों का तो नहीं, लेकिन खास तौर से जब आप गोरखपुर में आएंगे तो पहले और अब में आपको बहुत बड़ा बदलाव यहां पर नजर आएगा। यहां पर एम्स जो चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, रंग रोगन खूबसूरत तरीके से शहर को सजाने का काम किया गया है। जो खूबसूरत स्ट्रीट लाइट है वो शहर की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो पहले और आज की तुलना में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। और बीजेपी बार बार इस बात को गिनाती है कि कैसे पूर्वांचल की उपेक्षा की गई पुरानी सरकारों की ओर से, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में जो गोरखपुर और उनके समर्थकों का उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पर मिली जुली अलग अलग आबादी रहती है, अलग अलग जातियों के हिसाब से। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने 2018 में ये सीट प्रवीण निषाद के जरिए जीत ली थी। लेकिन प्रवीण निषाद जब बीजेपी में शामिल हो गए तो यहाँ के समीकरण फिर से बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मजबूत हो गए। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? 5 बार के वो सांसद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कद मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी लगातार बढ़ता हुआ चला गया। आज उनके नामांकन का दिन है और हमको नहीं भूलना चाहिए कि अगर लखनऊ से ज्यादातर समय योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने कहीं गुजारा है तो वो गोरखपुर है, अयोध्या है, वाराणसी है। इन 3 जगहों पर जब भी आप लोगों से बातचीत करेंगे तो मुख्यमंत्री का लगातार दौरा। ठीक है, देखिए चित्रा, जो आप बता रही हैं कि बहुत विकास वहां हुआ है, लोग भी उसको बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी हम जरा आपको दिखा दें, उससे भी आप अंदाजा लगाएंगे किस तरीके से वहां पर विकास की गति दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उस नामांकन के साथ में उनके स्वागत और अमित शाह के स्वागत की भी तैयारियां यहां जोरों पर है। हमारी मौजूदगी है ठीक एम्स के सामने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसकी स्थापना बीजेपी सरकार में हुई थी, और उसके बाहर पार्टी और तमाम समर्थक यहां पर जुटे हैं, जो कि ढोल नगाड़ों और कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ में आज अमित शाह के स्वागत और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मौका भी ऐसा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव का अपना नामांकन करेंगे। पहली बार चुनाव के इस मैदान में विधायक के चुनाव के लिए है और अपनी सरकार के काम को लेकर के जा रहे हैं। कितना उत्साहित है आज, कितना उत्साहित है आज चूंकि नॉमिनेशन भी होने वाला है, अमित शाह आ रहे हैं, कितना उत्साह है? भैया गोरखपुर में बहुत उत्साह बा। गोरखपुर में महाराज जी और योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर दिए हैं, खाद कारखाना दिए हैं, चीनी मिल दिए हैं, चिड़ियाघर दिए हैं। फिर बदली है गोरखपुर की बात। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस प्रकार से गोरखपुर की तस्वीर बदली, हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी और जिले की तस्वीर बदली होगी इस समय। गोरखपुर नहीं, बास की तमाम सीटों पर भी बीजेपी का किस तरीके का वो पूरा बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आज अमित शाह के आने से बहुत उत्साह बढ़ जाएगा। इससे हम लोग योगी जी के लिए बहुत आगे जाएंगे और इधर जितने आसपास विधानसभा है सारी की सारी विधानसभा हम लोग जीतेंगे। गोरखपुर के कौन से बड़े काम हुए 5 सालों में?
एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गए, चीनी मिलें हो गए, चिड़ियाघर हो गए, बाकी जो सुंदरीकरण हो गया पूरे गोरखपुर का, जगह जगह पे साफ सफाई हो गई है। गोरखपुर बहुत आगे हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कितना उत्साह है लोगों में, और ये पार्टी के समर्थक भी हैं, यहाँ के लोग हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के स्वागत की तैयारी है। दिन बड़ा है, नामांकन आज होना है और इसकी तस्वीर गोरखपुर के हर एक कोने में दिखाई देती है। गोरखपुर से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, आगे अब क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्योंकि देखिए पूजा अर्चना उन्होंने कर ली, अमित शाह भी आने वाले, उनके स्वागत के लिए खुद वो पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, क्योंकि आज तो ये तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ बोल देती हैं। बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं मंदिर के बाहर। आप देखिए माहौल जो है उत्सव जैसा है, चाहे वो भले ही किन्नर हो, साधु संत हो, लेकिन सबों की मौजूदगी यहाँ पर है। और सब इस वक्त आपको देखेंगे कि मंदिर के बाहर जब योगी आदित्यनाथ निकले हैं और यहाँ से भी ये लोग उसी ओर प्रस्थान करेंगे, तो हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिता, ये तस्वीरें हैं आपको मंदिर के बाहर। मुख्यमंत्री तो यहाँ से निकल चुके हैं, एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, लेकिन जो उत्सव का एक माहौल है वो इस वक्त मंदिर के बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, गोरखपुर से हुंकार भरने से पहले कल सीएम योगी ने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने अपने कार्यकाल को अपराध मुक्त, दंगा मुक्त बताया। ये भी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था, कोई तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था। और परिणाम सबके सामने। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को जो एलिजिबल था उस हर एक व्यक्ति ने
कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा, जो तीन महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। चुनाव 7 चरण में अलग अलग सीट पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन विवादित बयानों की लहर हर चरण में चलनी है। बड़े नेताओं ने इसके लिए अलग से कमान संभाल रखी है। ऐसे वातानुकूलित राजनीति से किस वोटर को अपने अनुकूल करना होता है, अब देखिए। चुनावी राजनीति में एक होता है कर्मठ वोटर, एक होता है स्विंग वोटर। कर्मठ वोटर बाएं दाएं कभी नहीं देखता, जहां सोचता है वही वोट देता है। स्विंग वोटर वो जो माहौल भांपता रहता है किधर जाना है। उसी वोटर को अपने हिसाब से चुनावी माहौल की हवा में अपने अनुकूल करने के लिए उत्तर प्रदेश में वातानुकूलित राजनीति चल रही है, जहां चर्चा चुनावी गर्मी और कंप्रेसर की होती है। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। पहले चरण में यहाँ के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है, लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहाँ के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर। राजनीति में तस्वीरें दिलचस्प कहानी बन जाती हैं। जैसे बुलंदशहर में एक तरफ रथ पर अखिलेश और जयंत चौधरी थे, रोड शो चल रहा था। प्रचार करती प्रियंका भी उसी वक्त कार्यकर्ताओं के साथ सामने आ गई।
रथ की लिफ्ट से ऊपर आए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने कार पर प्रचार करती प्रियंका को देखा। दोनों तरफ से हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन हुआ। अब परिणाम बताएंगे 10 मार्च को कि ये दूरी यूं ही बनी रहेगी या फिर आगे हाथ साथ आकर भी मिल जाएंगे अगर राजनीति इनके वातानुकूलित हुई। बुलंदशहर से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। एक तरफ देश का बजट आता है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश की बात आती है, लेकिन उससे भी पहले देश में चुनावी दलों के फंड में करोड़ों रुपए कंपनियां, संस्थाएं निवेश करने की तैयारी कर लेती हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब जनता को इलाज के लिए अस्पताल तक लाने वाली सरकारी एम्बुलेंस खस्ताहाल होकर सड़क के किनारे पड़ी और खड़ी रहती हो, जब बिहार के कटिहार की ये तस्वीर बताए कि आम आदमी अब भी सरकारी खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाते गर्भवती महिला को ठेले पर अस्पताल लाने के लिए मजबूर है, तब ये बात आम जनता को पक्का चुभेगी कि 1 से 10 जनवरी के बीच देश में पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री 10 दिन के लिए खुली तो रिकॉर्ड 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड पार्टियों को देने के लिए बिक गए। जब बिहार के हाजीपुर में एम्बुलेंस की हालत यूं हो कि पहले धक्का मारो तब स्टार्ट होती है, जब बिना धक्के के सरकारी अस्पतालों तक लाने वाली एम्बुलेंस को चलाया भी ना जा सके, सरकाया भी ना जा सके, जब हाजीपुर के सदर अस्पताल में हालत ये हो कि ज्यादातर एम्बुलेंस मरीज को सुरक्षित समय तक अस्पताल लाने की हालत में ना दिखे, जब धक्का मार ड्राइवर बनने की जगह एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल कर दे, तब संसाधनों के अभाव में भले जनता जिए लेकिन तब भी राजनीतिक दलों के लिए देश में साधन, संसाधन और संपत्ति में इजाफा होता है। तभी तो पिछली बार जहां 10 दिन में 695 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री पार्टियों को देने के लिए हो गई थी, इस बार 10 दिन में ही उसकी डबल बिक्री 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड के साथ साल की शुरुआत में आई। महंगाई और घटी कमाई के पिंजरे में फंसकर फड़फड़ाते आम आदमी की चिंता फिर क्यों होगी जहां जनबल से ज्यादा धनबल हावी हो। नतीजा ये है, जब एक तरफ संसद में बताया जाता है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 8,72,243 पद खाली पड़े हैं, तब ये भी जानकारी आ जाती है कि दिल्ली में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 117 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक की शाखा से पार्टियों को चंदे में देने के लिए बेचे गए। जब राज्यसभा में सरकारी आंकड़ा कहता है कि केंद्र के तहत आने वाली समूह ग की नौकरियों में 1 मार्च 2020 तक 7,56,146 पद खाली हैं, तब ये भी पता चलता है कि चुनावी दलों का पार्टी फंड वाला खाता भरने के लिए कोलकाता की स्टेट बैंक की शाखा से जनवरी के पहले 10 दिन में 154 करोड़ रुपए और मुंबई की शाखा से 489 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए। नियम के मुताबिक अब तक ये चुनावी बॉन्ड्स पार्टियों की चुनावी चादर में यानी खाते में पहुंच गए होंगे। मतलब ये कि साल के पहले 25 दिन के भीतर 1213 करोड़ रुपए का चुनावी कल्याण देश के दलों का हो चुका है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।